नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता के ऊपर पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से महिलाएं परेशान हो गई हैं। सोमवार से गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए के इजाफे के साथ यूपी में गैस सिलेंडर 795.50 रुपए का हो गया है। तो वहीं लखनऊ में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। थोक महंगाई के तेवर भी बरकरार हैं और इसका पता जनवरी के थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़ों से साफ पता चलता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के बाद भी थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में बढ़कर 2.03% हो गई। इसकी मुख्य वजह विनिर्मित वस्तुओं के दाम में तेजी आना है। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई को लेकर जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश पनपने लगा है। पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस की कीमत में वृद्धि से जनता त्रस्त हो चुकी है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में आम आदमी की कमर टूटी हुई है, काम धंधे ठप पड़े हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रही महंगाई से जनता को परेशानी हो रही है। तो लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता की कमर टूटती जा रही है। आम लोग परेशान हैं। सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार उछाल हो रहा है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है। सरकार के खिलाफ गुस्सा इस महंगाई को लेकर आम जनता में है। महिलाएं परेशान हो गई हैं। रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही। कोरोना काल में लोगों के काम धंधे भी चौपट हो गए, रोजगार के साधन छिन गए और ऐसे में महंगाई की मार आम जनता पर पड़ने से जनता त्रस्त हो चुकी है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर का दाम भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही विपक्ष ने भी अब सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। व्यापार मंदा पड़ा है, कमाई लोगों की कम हो गई है, रोजगार लोगों के छिने कोरोना काल में और ऐसे में अब महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं। अनाज, दाल, चीनी, फल, सब्जी, दूध सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार इस महीने की हम बात करें तो 10 बार पेट्रोल की कीमत में उछाल देखने को मिला। इससे पहले जनवरी महीने में भी लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गैस सिलेंडर के दामों में भी इजाफा लगातार होता जा रहा है। पिछले 2 महीने में गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। विपक्ष ने सरकार को अब घेरना शुरू कर दिया है और आम जनता भी परेशान इस महंगाई की वजह से हो गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से आम जनता पर सीधी मार इसकी पड़ती हुई नजर आ रही है। थोक महंगाई दर की हम बात करें, जो दिसंबर में 1.5% थी, जनवरी में 2.03% हो गई है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पेट्रोल में 23 पैसे और 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिससे पेट्रोल के दाम 87.87 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए। तो डीजल के दाम 80.07 रुपए हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आज 8वें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही। आज अगर राजधानी लखनऊ की हम बात करें तो पेट्रोल में करीब 23 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल में करीब 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद जहां डीजल 80.07 का राजधानी लखनऊ में बिक रहा है, तो वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 87.87 का बिक रहा है। जाहिर है कि हर दिन 20 पैसे से लेकर के 40 पैसे की बढ़ोतरी हर दिन देखी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं इनसे बातचीत भी करता हूँ कि लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के। क्या यह मानते हैं कि जो कीमतें बढ़ रही हैं वह ऐसे ही बढ़नी चाहिए? कैसे देखती हैं, अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं काम चल जाता है कि चलो ठीक है बढ़ रहा है लेकिन पेट्रोल तो भरवाना ही है? हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं, ज़रूरी तो है ही। तो लगता है इसी तरह कीमत बढ़नी चाहिए? पता नहीं देखिए सर, जो है वो तो हम लोग को वैसे ही देखना है ना।
बिल्कुल, जो है वो इसी से तो ही काम चला रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। कितना फर्क पड़ता है अगर आप लोगों को पेट्रोल बढ़ जाता है तो कुछ असर होता है? आप लोग को लगता है कुछ इसमें अगर कम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता? कम रहता तो अच्छा होता ही, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर तो सकते नहीं। अब वो अपनी मर्जी से, अब जैसे 6 रुपये बढ़ा, कम करना होगा 1 रुपये कम कर देंगे एवरेज में। कितना फर्क पड़ता है आप लोगों को जब भी ऐसी बढ़ोतरियां होती हैं, या इस तरह की बढ़ोतरी जब होती है, कितना फर्क पड़ता है परिवार पर, बजट पर? बहुत दिक्कत होती है सर, जॉब वगैरह कुछ है नहीं, जो भी पैसे तो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही दिक्कत होती है। क्या काम करते हैं आप? जी हम डेयरी में गाड़ी चलाते हैं। जी जी पर डे आपको आना जाना होता जी, पर डे आपका आने जाना है। है? पता चलता है कि हर दिन 20 पैसे 30 पैसे हर दिन बढ़ जाते हैं। ये तो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो गया, 100 रुपये तक पहुँच गया पेट्रोल, इसलिए बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। कितना बजट पे असर आ जाता है? बजट में बहुत असर आ जाता है सर, फैमिली से भी थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रही हैं आजकल, जॉब वगैरह कुछ है नहीं, अब क्या करा जाए, रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, 100 रुपये में हो गया रोज़। कुछ ना कुछ परेशानियां रोज ही रहती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर रहता है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूं। असर पड़ता है परिवार पर जब पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ता है। हमारा जो है जो रूटीन है उसमें गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल की अगर सोच रहे हैं आप, ये मेरे पास गाड़ी है और इसमें जो है 4 रुपये 5 रुपये बढ़ गए कि उसका क्या फ़र्क पड़ गया, बट परिवार में और भी होते हैं, भाई हैं, बहन हैं, पिताजी हैं, तो सब अपने ड्यूटी पे निकलते हैं, सबके पास गाड़ी है, तो वो जो 5 रुपये का असर है वो पर डे का 25 रुपये का असर हो जाता है जाके। सरकार का कहना है कि हमने तेल को खुले मार्केट पे दे दिया है, हमारे हाथ में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार ने खुले मार्केट में दे दिया है, वो चीज़ भी ठीक है, क्योंकि अगर कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसका हमें, अगर सरकार बोलती है ना कि जब हम प्राइवेटाइज कुछ भी कर रहे हैं तो उसका फ़र्क जो है आम आदमी को पड़ता है, उसको लाभ होता है। बट अगर वो लाभ नहीं हो रहा है तो सरकार को विचार करना चाहिए। अगर लाभ हो रहा है तो फिर ठीक है, ये सरकार के सामने खुद है, पारदर्शी है, या लाभ हो रहा है या नहीं। हमारे हाथ में नहीं है, हमने तो मार्केट में दे दिया। सरकार के हाथ में है, सरकार का नियंत्रण है, कहीं ना कहीं सरकार हस्तक्षेप अगर करती है, क्योंकि जब सरकार दाम कम होते हैं तब भी सरकार कहती है दाम कम करवाए हैं, जब दाम ज़्यादा होते हैं तब ये होता है कि हाँ दाम ज़्यादा हो गए हैं, तब नियंत्रण में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का रोल है, सरकार इसलिए जो है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं भले ही सरकार ने इसे ओपन मार्केट में दे दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों का मानना है कि सरकार का नियंत्रण जरूर है, क्योंकि अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जिस पर इस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो पेट्रोल या डीजल, ऐसी किसी भी बढ़ोतरी का असर जो है वो सभी चीजों पर पड़ता है। क्योंकि आपका जो भी, चाहे सब्जियां बाहर से आ रही हों, चाहे सामान बाहर से आ रहे हों, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद खुद ब खुद उनके रेट जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। यानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल का दाम ही नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें के सामान है उसका भी जो दाम है बढ़ता है, और उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर खुले मार्केट में तेल नहीं संभल रहा है तो उस पर नियंत्रण करे और कम से कम इस बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। पेट्रोल, रसोई गैस के अलावा रोजाना इस्तेमाल होने वाली जरूरत की चीजों का महंगा होना आम जनता के जख्म में नमक छिड़कने से कम नहीं। हमारे संवाददाता ने बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहा लोगों ने, सुनिए। महंगाई की मार झेलता आम इंसान और काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा है। जहां एक तरफ महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक लगातार जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं उनके जो रेट्स बढ़ रहे हैं उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां सब्जी के रेट बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, तो क्या है असर। आज हम पहुँचे इटावा के एक छोटे से कस्बे बकेवर कस्बे में। मैं ये दिखाऊँगा आपको कि बकेवर कस्बे का ये चौराहा है। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम इंसान हैं। आखिर जो लगातार इन जो डेली नीड्स की चीज़ों के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, तो क्या इन लोगों का कहना है, मैं इन लोगों से आज जानता हूँ। कुछ दुकानदार हैं, कुछ सब्जी के दुकानदार हैं या और चीज़ों के हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? अजब सिंह। जो लगातार ये रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हो? अब देख ही रहे हैं बराबर, और क्या करें। अब ये सरकार में जैसे गैस वगैरह पे है, पेट्रोल वगैरह पे है, ये चल रही है, तो क्या करें। अच्छा, आपका नाम क्या है? क्या अजय सिंह। किस तरह जो रेट बढ़ रहे हैं कैसे देख रहे हैं आप? रेट क्या, हर महीने पेट्रोल पे 2-4 रुपए बढ़ते ही रहते हैं, डीजल पे बढ़ते रहते हैं, सब्जियों पे बढ़ते रहते हैं, हर किसी पे, दाल पे, चीनी पे, हर किसी पे महंगाई तो मारी जा रही है। तो किस तरह से फिर आप लोग चला रहे हैं खर्चा अपना? वही चला रहे हैं, जहाँ अगर 10 जगह जाना होता वहाँ 5 जगह जा रहे हैं। अच्छा, 5 जगह जा रहे हैं। और लोग भी हैं, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या जो लगातार रेट बढ़ रहा है, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं उसको?
बस वही है कि 2 टाइम का खाना 1 टाइम में खाना पड़ रहा है। अच्छा, 1 टाइम का खाना है। और भी लोग हमारे साथ यहाँ इस बाजार के हैं, मैं इनसे जानता हूँ। माता जी, सब्जी खरीद के आ रही हैं, लगातार जो रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप लोग देख रहे हो? क्या करें, मजबूरी में बढ़ रहे हैं तो उसको निभा रहे हैं। क्या क्या आपकी नज़र में क्या गैस से बढ़ रहे हैं, गैस के रेट बढ़ रहे हैं? हाँ, फिर कैसे खर्चा चला रहे हैं आप? अब जैसे मजदूरी कर रहे हैं वो काबू ने, हमारे को खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। क्या मांग सरकार से, आपकी मांग क्या है? का माफी मांगे? मांग क्या है? मांग क्या है? हमारी कछु मांग नहीं है, वो दिमाग में आए वो करें। तो ये महिला है जो सब्जी खरीद के लौट रही हैं। मैं कुछ और इंसानों से पूछता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनुज अवस्थी। अनुज, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? अब महंगाई बढ़ रही है तो सरकार की बहुत ज़्यादा खामियां हो रही हैं, जिसमें गैस के रेट प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं। हम लोग कैसे गाड़ी चलाएं, समझ में नहीं आ रहा है। आप बताओ, आप व्यापारी नेता भी हैं, जो लगातार रेट बढ़ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं और कैसे चीज़ें की आ रही हैं? अब तो रसोई चलाना बड़ी मुश्किल हो गया। अब तो ये लग रहा है पुराने पैटर्न पर लौट आएँ और यहाँ पास में जंगल है, बस लकड़ी काटें और चूल्हे पे काम करें। गैस का भरोसा तो ख़त्म हो गया है। 801 रुपये का सिलेंडर हो गया है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और बड़ी परेशानी से गुजर। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है सरकार पेट्रोल की और डीजल के दाम कम करे, गैस के दाम कम करे, जिससे आम आदमी का जीवन यापन हो सके। आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? अनुज तिवारी। अनुज, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग जो लगातार महंगाई बढ़ रही है? लगातार महंगाई बढ़ रही है तो इससे आम जनता को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। व्यापारी छोटे खड़े हैं, जैसे पेट्रोल रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, 2 रुपये 1 रुपये। आज पेट्रोल कीमत 90 रुपये के आसपास है कीमत है, और गैस भी 50 रुपये बढ़ रही है। कल आज इटावा जिला में 801 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, घरेलू गैस सिलेंडर। तो हम ये सोचते हैं सरकार को सोचे, गैस के दाम कम हो, पेट्रोल दाम भी कम हो। सरकार कुछ सोचे। तो ये लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, कुछ व्यापारी हैं, कुछ आम लोग हैं जो डेली इस छोटे से बाजार में आकर अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं। वहीं इन लोगों का कहना है कि सरकार ज़रूर उनका ध्यान रखे। जो गैस के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट और पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। आम लोगों को आपने सुना, व्यापारियों को आपने सुना, किस तरह से लोग त्रस्त हैं इस महंगाई की वजह से। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। मेरे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कमर अली हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। कमर अली जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। राम प्रताप सिंह है, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता। राम प्रताप सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ जय शुक्ला है, संवाददाता लखनऊ से। जय, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगा, क्या कुछ वहां पर लोग कह रहे हैं, क्योंकि कुछ महिलाएं आपके साथ मुझे नजर आ रही हैं, सीधा असर रसोई गैस के दाम बढ़ने से महिलाओं की रसोई पर पड़ रहा है, क्या बजट बिगड़ रहा है महिलाओं का? जय जनेऊ है शनि मंदिर पे। जय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, चलिए, लगता है जय तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से बाद में मैं रुख करूंगा, लेकिन सबसे पहले अब कमर अली जी, आपका मैं रुख कर रहा हूं। क्या महंगाई डायन एक बार फिर से लौट आई है? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं सर। किस तरह से अब जनता परेशान है, ये आप देख रहे हैं। आपने सुना भी होगा हमारे रिपोर्टर्स के जरिए किस तरह लोग परेशान इस महंगाई से हो गए हैं। क्या इलाज है इसका और कैसे लोगों को इस महंगाई से राहत मिलेगी? एलपीजी ये मार्केट के हवाले ना करिए, लेकिन इन्हें मार्केट के हवाले किया और कानून बना किए गए मार्केट के हवाले। और सबसे पहली सब्सिडी 1 जून 2013 को लोगों के खाते में आई। तब भी हमने इसको विरोध किया था कि ये सब्सिडी क्या है, आप सीधा सीधा सिलेंडर हमें दीजिए। उनका नहीं, मार्केट का जो उतार चढ़ाव होगा उस हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी। हमारे मना करने के बाद यूपीए सरकार 2 ने इस कानून को लाए, काला कानून था। और उसके बाद लगातार आपने देखा जो चीजें इनके वक्त बना किए गए, आज अगर हम उससे छेड़छाड़ करने जाएंगे, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं लेकिन ये बात नहीं करते। हम लोकसभा में इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, राज्यसभा में बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करते हैं। देखिए, हमें भी फिक्र है, हम भी सत्ता चला रहे हैं, हमें भी अफसोस होता है, लेकिन जब ये कानून बना के गए हैं, हम इनसे कहते हैं आइए बैठकर सर्वदलीय बैठक में हम आपसे बात करते हैं, कांग्रेस उसमें बात नहीं करती है। जब वो काला कानून बना के गए हैं, आप ये बताइए, हमारा प्रयास रहता है कि जनता को कितनी हम सुविधा दे सके। हमने उसका एक तोड़ ये निकाला कि उज्ज्वला गैस योजना अपनी वालदाओं बहनों को हमने दिया,
फिर उसके बाद जनधन योजना हमने दी, 500 रुपए का, आपने देखा गरीबों को राशन फ्री दिया। ये जरूर है, ठीक है, महंगाई बड़ी मार्केट के हवाले करे, लेकिन हमसे हमारी सरकार से जो सुविधाएं हो सकती थी हमारी सरकार ने। कमर अली जी, आपने यूपीए सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया रसोई गैस के दामों का। अब मैं पेट्रोल डीजल को लेकर आपसे सवाल करूंगा तो आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या सिर्फ ठीकरा फोड़ने से ही आम जनता को राहत मिल जाएगी? ठीकरा फूटने की बात नहीं है, आप इस बात को आप कानूनी बारीकी समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कानून बना के गए, ये मार्केट के हवाले करके गए हैं। आइए हमसे बैठ के बात करिए। मैं ठीक है, जवाब ले लेता हूं मैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी जवाब दीजिए सर कमर अली जी की बात का। पराग जी, कैसा हास्यास्पद बयान दिया कमर अली जी ने, अब इसको क्या मैं कहूं। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय बैरल की जब आप देखिए कि दाम कम थे तब इन्होंने कितने रुपए में पेट्रोल दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस समय सस्ती चीज होती है तब भी हम महंगी खरीदते हैं और जब थोड़ी सी दाम बढ़ते हैं तब भी हम महंगाई खरीदते हैं। आखिर क्यों? आप देखिए आज इनकी केंद्रीय मंत्री नदारत हो गई जब महंगाई बढ़ने पे संसद तक में रैंप वॉक करके चलती थी और प्याज लटका करके चलती थी, सिलेंडर साथ में लेकर के चलती थी। आज इनकी केंद्रीय मंत्री नदारत हो गई हैं। ये वही सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो अपने समय पे बोलती थी कि मैं 425 रुपए कुंटल के हिसाब से किसान भाइयों को गन्ने का मूल्य भुगतान करूंगी। आज कितने रुपए में दे रहे हैं? उनके 10 रुपए, दाम तक नहीं बढ़ाए इन लोगों ने। देखिए ये हमेशा से दोहरा चरित्र अपनाने वाले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर रहा है हमेशा। और इनके पास सिर्फ विपक्ष, मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी को अगर दिन भर में नाम न ले तो इनके खाना नहीं हजम होता है। आखिर जनता ने इनको मैंडेट दिया, ये महंगाई पे पार नहीं पा रहे हैं, रोजगार लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, किसी भी मुद्दे पे वार्ता कर नहीं पा रहे हैं, चोरी पे मुंह ऐसे छिपा रहे हैं जैसे कहीं मुंह काला करके आए हो। तो ये लोग वैसे लोग, अब इनकी बातों पे क्या जिक्र किया जाए? ठीक है, राम प्रताप सिंह जी आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन सर उससे पहले बहुत जल्दी से जय हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जय, कुछ महिलाएं आपके साथ हैं, एक बार जरा कमर अली जी को सुनाइए महिलाओं से बात करके क्या कह रही है महिलाएं। बिल्कुल, हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से लगातार जो महंगाई बढ़ी है, क्या कहेंगे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो सबसे ज्यादा गैस रसोई जो होती है वो अब 807 रुपए की हो गई है। जो केरोसिन, जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल करीब 150 रुपए किलो हो गया। क्या कहेंगे इस पर? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, रिटायर्ड आदमी कहाँ से खर्चा चला पाएंगे इतना महंगाई में। सिलेंडर के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, दाल के दाम, रिफाइंड के दाम, सबके दाम तो बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा ही परेशान कर रही है। बिल्कुल, आप बताइए कि जो आप किचन चलाती हैं तो किचन के ऐसे में बजट किस तरह से बिगड़ रहा है, क्या कितना क्वांटिटी कम हो गई है? बजट तो हम लोगों का जैसे लॉकडाउन चालू हुआ कोविड के टाइम से ही आधी सैलरी में पूरा घर चलाना, बच्चे का खर्चा, ऊपर से दवाइयाँ, तो हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। और दिन प्रतिदिन सिर्फ गैस, मतलब खाने पीने जो रोज डेली की हमारी यूजेस में चीजें हैं उसी के ही दाम बढ़ते जा रहे हैं और हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। हर चीज़ को एकदम नाप तोल के करना है। बच्चों की पढ़ाई, अब तो स्कूल्स भी खुल गए हैं, फीस वगैरह सब चीज़ मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। बस सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम घरेलू चीज़ों के जो दाम है वो उनको घटाना चाहिए, इतनी महंगाई नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, और भी कुछ गृहिणियां हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ऐसे में आप अगर वर्किंग लेडी होंगी तो कितना फर्क पड़ा इस पे? काफी फर्क पड़ा है भाई। पहले जहाँ, अब तो 400 रुपए में सोचिए 3 दिन पेट्रोल चलता है, तो मतलब लगता है कि एक हिस्सा सैलरी का, मैं एक्टिवा से जाती हूँ स्कूल अपने जी, अब एक हिस्सा जो है लगता है सैलरी का हमको पेट्रोल के लिए अलग से उसके निकालना पड़ेगा। कि पहले था भाई हो जाता था काम, लेकिन अब तो अलग से हम लोगों को उसका करना पड़ता है कि नहीं, इसका एक हिस्सा पेट्रोल का निकाल के रखें कि ताकि डेली स्कूल जा पाए और आ पाए। ठीक है जय, मैं आपके पास लौटूंगा। बिल्कुल, और मैं आपके पास लौटूंगा जय। पराग, उनसे भी बात करना चाहेंगे। राम प्रताप सिंह जी, एक जवाब मैं ले लूं कमर अली जी से, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। कमर अली जी, आपने सुना महिलाओं को, जो वर्किंग वुमेन है उनको तो डबल मारे सर, पेट्रोल भी महंगा और रसोई गैस भी महंगी। कमर जी। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इस बात को मानता हूं,
लेकिन उन्हीं वालदाओं बहन को हमने उज्ज्वला गैस योजना, जनधन योजना के तरीके हमने वापसी करी है, क्योंकि सरकार के हाथ में जो था बिल्कुल सरकार कर रही है। ये कांग्रेस को बचकाना जो जवाब देते हैं, इनको बचकाने देना चाहिए, इनको कानून को पढ़ना चाहिए। कानून बना के गए हैं और मार्केट के हवाले करके गए हैं, तो इनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए जिसमें लोगों को, आवाम को तकलीफ हो। तो आवाम को छल के गए हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं। देखिए ये वही कांग्रेस है, 200 रुपए किलो दाल बेचती थी, 80 रुपए किलो चीनी बेचती थी। सर आपको सत्ता सौंपी जनता ने ये जवाब देने के लिए कि आप कैसे महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आप सिर्फ पिछली सरकारों को के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे तो इससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी। खैर लौटूंगा आपके पास। राम प्रताप जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राम जी आपने सुना सर, महिलाएं कह रही हैं दाल सब्जी दूध चावल सब महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, रसोई गैस के दाम महंगे हो गए, कैसे कंट्रोल होगा? धन्यवाद। मैं जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो इश्यू को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उनके पास सेल्फ डिफेंस में कहने के लिए कोई बात नहीं है। मैं बड़े सिंपल लहजे में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो करंट इकोनॉमिक कोलैप्स है उसका कारण क्या है। मैं बड़ा क्लोजली जुड़ा हुआ हूँ एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर से जी, और 2016 से डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया गया जीएसटी, उसके बाद अब कोविड का अनमैनेजेबल लॉकडाउन, इन सब की वजह से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है और वो 45% जीडीपी और या नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, वो जो है बैडली सफर कर रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन डाउन हो गया है। अब गवर्नमेंट के पास जब रेवेन्यू की शॉर्टेज है तो क्या करते हैं कि ये बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में 40 से 50% गवर्नमेंट का टैक्स है। तो वो इस टैक्स जैसे प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ जाता है, तो वो चाह रहा है कि प्राइस बढ़े। अब ये जो है दोहरी राजनीति है, ये है कि जनता को एक तरफ तो ये घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये जो पैसा जो जा रहा है पेट्रोल डीजल में जो बढ़ने से वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू के पास जा रहा है। तो ये मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं और जो है कांग्रेस या पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर काले कानून की बात कर रहे हैं। अगर इन रियल अर्नेस्टनेस ये जनता के हमदर्द हैं तो इनको इस समय कठिन समय में टैक्स का कंपोनेंट पेट्रोल डीजल की प्राइस में घटा देना चाहिए, जो इनके हाथ में। ठीक है, कंवर जी सीधा नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं राम प्रताप सिंह जी, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए मैं इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। हमने 200 रुपए किलो दाल नहीं होने दी, चीनी महंगी नहीं होने दी, हमारे हाथ में जो तो हम बराबर कर रहे हैं। जहां तक टैक्स की बात आती है वहां पे जो कांग्रेस के विद्वान बैठे खाली हमें ये बता दे जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां उन्होंने पब्लिक को कितनी राहत दी है, नहीं जवाब दे पाएंगे। केजरीवाल ने पब्लिक को कितनी राहत दी है, नहीं जवाब दे पाएंगे। देखिए इधर उधर की बात करके सबसे बड़ी बात पे ये आते हैं कि कांग्रेस ने कौन से अपने प्रदेश में टैक्स को लेकर राहत दी है। हरियाली आंसू तो ये बहाते हैं, ये बताते हैं कि हम हिंदुस्तान को बेच के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी पे ठेकरा फोड़ते हैं। जो बेच के गया है ये बता रहा है कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई आप बताइए ना, जितनी कांग्रेस की आपकी सरकार है टैक्सेस कितने आपके मुख्यमंत्री ने कम किए हैं, आम आदमी सरकार ने कितना कम किया है, कुछ बताने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब ये मार्केट के हवाले करके गए, आइए हमने सदन में बात करिए, आइए हमसे सर्वदलीय बैठक में बात करिए, आइए हम उस कानून के लिए कुछ करते हैं बैठ के। कंवर अली जी ये माना जाए कि अगर उन सरकारों के पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आपके पास भी कोई आंकड़ा बताने के लिए नहीं है। साफ तौर पर अभिषेक जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जो बीजेपी की नेता हाथों में सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरती थी, अब वो कहाँ हैं? कहाँ हैं अब वो बीजेपी के नेता जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, अब विरोध नहीं करते हैं? महाराज जी वही बीजेपी के नेताओं ने तो कहा था काला कानून न बनाइए, उसी सिलेंडर को लेकर बैलगाड़ी चल के हमने कहा था, उसी तो हमने अनुरोध किया था, इसी आवाम के लिए तो हमने अनुरोध किया था। तो काले कानून को बनाने की क्या आवश्यकता थी, मुझे आप बताइए। कांग्रेस से ये पूछिए उस काले कानून को वापस लेंगे, आएंगे बैठेंगे सर्वदलीय बैठक की बात करेंगे। किसी नेता से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, प्रियंका गांधी से पूछिए, सोनिया गांधी से पूछिए, मनमोहन सिंह जी से पूछिए, उस कानून को वापस लेने की बात करेंगे, आएंगे लोकसभा में बैठ के बात। ठीक है अभिषेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, अभिषेक जी बोलिए। सस्ता था तब आपने पेट्रोल को सस्ता क्यों नहीं दिया? जब डीजल सस्ता था तब आपने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी मंशा ही खराब थी, आपकी नीयत ही खराब है। अरे भाई कानून किसने बनाया है, किसने किया है, ये तो अभी तो बताइए। पूंजीपतियों की दलाली कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसा पूंजीपति कहेंगे वही काम आप करेंगे, इसके अलावा कुछ आप नहीं कर सकते। दलाली आपने करी, सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए आप काम मत कीजिए। कमर्शियल कौन करके किया है? आप सिर्फ दलाली का काम कर सकते हैं, अंबानी और अडानी के लिए काम कर सकते हैं।
जिम्मेदारी चैनल पे निभाइए और आप बताइए पहले कानून को आप बना दे रहे हैं। आप बताइए किलो चीनी दे रहे थे, आप क्यों नहीं बनाते? 425 रुपए के हिसाब से गन्ना का भुगतान कर रहे थे। कहाँ चले गए सारे वादे आपके? मार्केट के आपने हवाले अपने मैनिफेस्टो में कर रखा था। क्यों नहीं बताते हैं? जिस बताइए आप जिस समय सबसे कम जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करती थी, तब हमने ठीक है। जवाब देके जब क्रूड ऑयल जब कहता था, जब कहा जाता था कि 0 पे लेकर के जाइए आप हमारे ऐसे ठीक है। अभिषेक जी कंवर जी, अभिषेक जी कंवर जी, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए और मैं आप दोनों को अब रोकना चाहूंगा। सर एक बार जय के पास हम रुक करते हैं, कुछ और महिलाएं जय के साथ वहां पर मौजूद हैं, एक बार जानते हैं जय क्या कुछ वहां पर महिलाएं कह रही हैं, आप बात करिए। बिल्कुल हम बात करते हैं पराग और पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। मैम ये बताइए, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो ऐसे में जो आम आदमी है उसको अपना बजट चलाना मुश्किल हो पा रहा है, घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे एक बाइक होती है उसमें 2 पहिया होता है ना, तो हम लोगों का भी वही समझिए कि एक हाथ में हमें घर का पूरा संभालना, और ये संभलेगा कैसे? जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जब तक हमारा बजट ठीक ठाक नहीं होगा तो हमारी जीवन की पहिया कैसे चलेगी? हर चीज़ जो खाने की चीज़ें, प्याज है, भिंडी है, मतलब सब्जियों से लेकर तेल तक, तेल से लेकर पेट्रोल तक, सब चीज़ महंगा है। तो हम इसको मैनेज कैसे करें? हमारा जो लाइफ का पहिया है, जो हमारा बजट का पहिया, वो हम कैसे चलाएं? कैसे चलाएं? कुछ हमारे साथ में बुजुर्ग महिलाएं भी। मैम ये बताइए कि आपकी उम्र हम देख रहे हैं काफी है, तो ऐसे में आपने जो महंगाई के दौर देखे हैं, क्या ऐसी महंगाई आपके दौर में कभी रही है? नहीं, कभी नहीं थी, कभी नहीं। अब इस समय जैसे 100 रुपए किलो भिंडी आ रही है, प्याज 50 रुपए किलो हो गया है, परवर करेला, कोई चीज़ तो नहीं खाने का बचा है कि क्या चीज़। फल वो भी महंगे, फल भी महंगे हो गए, कोई फल सस्ता नहीं है, तो क्या खाएं? हमारे लोगों के उम्र में कुछ नहीं था, अब ये देख रहे हैं तो महंगाई। ऐसे में आप क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? बस ये गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि रेट्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। एकदम जो बेलगाम महंगाई बढ़ रही है, इतना नहीं बढ़नी चाहिए, थोड़ा कंट्रोल हो रेट्स पे, ताकि जो है हम लोग सर्विस क्लास जो है थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा तो कहीं से फ्री हो। इतनी बंदिश मतलब लगता है घुटन सी होती है इतनी ज्यादा महंगाई को देख के। बिल्कुल। और भी महिलाएं हैं, ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई है, ऐसे में आप क्या कहना चाहती हैं महंगाई के बारे में? किस तरह से राहत देना चाहिए, क्या कहेंगी आप? महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। कोई नहीं। बिल्कुल पराग, आपने देखा ये वो गृहिणियां थी जो अपना घर चलाती हैं किसी तरह से पूरा, तो मैं उनके ही किचन में था और वहां से ये महिलाओं ने किस तरह से गुजारिश की है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही लगातार, ऐसे में कहीं ना कहीं अब सरकार को इसमें राहत दिलाने का काम करना चाहिए। हर चीज में महंगाई है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो जो मस्टर्ड ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है, या जो सब्जियां हैं, चाहे वो दालें हो, हर चीज में महंगाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं अब इससे राहत जरूर चाह रही हैं। जी ठीक है, कमर अली जी आपने सुना सर, लॉकडाउन की वजह से किस तरह से लोगों के रोजगार पर बुरा असर पड़ा था, काम धंधे लोगों की चौपट हो गए, रोजगार में कमी आई, लोगों की इनकम कम हो गई। और ऐसे में जब कोरोना काल के बाद हम उभरकर सामने आए हैं तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार ऐसा कुछ करेगी ताकि महंगाई पर कंट्रोल होगा और जो लोगों की आमदनी कम हुई है उसकी वजह से कोई असर उनके कामकाज पर ना पड़े, रसोई पर ना पड़े, उनके घर गृहस्थी पर ना पड़े। लेकिन अब तो और ज्यादा सर उल्टा होता जा रहा है। देखिए पराग जी, हमने आपसे बताया कि उज्ज्वला गैस अंतर्गत हमने 4 महीने तक अपनी वालदाओं बहनों को फ्री गैस दी है और उसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए अपने वालदाओं बहनों के अकाउंट में हमने डाले, उनकी अपनी जरूरत होती है। और हमने 4-4 महीने गरीबों को निःशुल्क राशन दिया है, उनका भरपेट भोजन का इंतजाम किया हमने कोरोना काल का जो भी वक्त रहा उसमें हमने अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपने बुजुर्गों की खिदमत करी है और उनको हमने योजनाओं का लाभ दिया और आज भी हम दे रहे हैं योजनाओं का लाभ। देखिए हमारी प्रयास रहेगा कि जो ये काला कानून बना के गए हैं उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, एक बार जो राहत दे सकते हैं उसके बारे में विचार होगा, कैबिनेट होने दीजिए, एक बार फिर इस पे विचार होगा। जहाँ तक कि हम लोग जो आवाम खिदमत की बात होती है उसमें हम करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए। जो काला कानून बना के गई है, जो मार्केट के हवाले रेट ये करके गए हैं, क्या इनको ऐसा पराग करना चाहिए था? एक बार इनसे आप सवाल तो कर लीजिए, कम से कम इधर उधर की बात ना करें। ये हिंदुस्तान की जो बेच के गए हैं, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी, जो भी बेच के गए हैं, इनसे पूछे क्या बेच के इनको जाने। भारतीय जनता पार्टी तोहमत लगा रहे हैं, लेकिन 1 जून 2013 को सबसे पहला जो जो दिया था कांग्रेस ने, सब्सिडी का दिया था। क्या जरूरत थी आपको डालने की सब्सिडी?
अरे आप क्या समझाना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे? आप खुले आम कहिए ना, हम हिंदुस्तान के अवाम को ठग के गए हैं, इस हिंदुस्तान को बेच के गए हैं। बताइए ना, जो वालदाएं बहनें थी हमारी, उनकी जानकारी भी तो उनको मिलना चाहिए कि कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान को बेच डाला। ठीक है, आप उनके ऊपर बेचने का आरोप लगा रहे हैं और मौजूदा दौर में वो आपके ऊपर बेचने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि कानूनों को लेकर कलर बहुत जल्दी आप लोग बता देते हैं, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। राम प्रताप सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और उसमें एक सवाल मेरा ये भी है सर, उत्तर प्रदेश में एक बड़े विपक्ष के तौर पर आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं दो चीजें कहना चाहूंगा बड़ा ब्रीफली एक्सपोज करने के लिए बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड्स को जी। ये बार बार बीजेपी के प्रवक्ता काला कानून कह रहे हैं। बीजेपी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक्सपर्ट है। पिछले 6 साल में इन्होंने इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, तो अगर ये इनसे अर्नेस्टनेस होती और इनका इंटेंशन होता तो इस कानून को भी अमेंड कर सकते थे। इनके पास फुल मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, इनको किसी की जरूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो नए काले कानून लेके आ रहे हैं किसानों के लिए, चाहे बैंक अब 4, आज मैं पढ़ रहा था कि 4 बैंक प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, तो ये सब काले कानून कौन लेके आ रहा है? इसकी जवाबदारी क्या कांग्रेस की है या किसी और ऑपोजिशन पार्टी की है? तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अभिषेक जी आप सुन रहे थे महिलाओं को सर। हाँ भाई, महिलाएं बेहद परेशान हैं और खास तौर पर जो वर्किंग वुमेन है उनकी और ज्यादा आफत इस महंगाई की वजह से आ रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा था, आपकी ओर से कहा जा रहा है कि लगातार हमारी सरकार में जो रसोई गैस के दाम कम थे। जी अभिषेक जी सुन रहे हैं मुझे? अभिषेक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हेलो अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? खत्म ही है। चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है, एक बार फिर से लौटूंगा। कमर अली जी, देखिए सर, व्यापार लोगों का मंदा पड़ गया, इनकम के सोर्स खत्म हो गए, किस तरह से परेशानी लोगों को हुई। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यूपीए की जब गवर्नमेंट थी तब 400 रुपए का सिलेंडर था, और हम पेट्रोल डीजल की बात करें तब 100 रुपए प्रति बैरल, $100 प्रति बैरल के हिसाब से था कच्चे तेल की कीमत। लेकिन उस समय भी इतनी कीमतें नहीं थी जो अब 100 तक यह आंकड़ा छू रहा है। सर, कई बड़े शहरों में 100 तक पेट्रोल डीजल की पेट्रोल की जो कीमत है वो पहुंच गई है, कहीं 99 के पार है, कहीं 91 के पार, कहीं 95 के पार। राजधानी दिल्ली का क्या हाल है ये आप देखिए। पराग जी देखिए, हम लोग हमेशा कहते थे जो आप कानून बना रहे हैं 100 के पार पहुंच जाएगा तेल। हमेशा हमने इनसे बात कही, हमने इसलिए धरना प्रदर्शन किया, इन्होंने बात को नहीं माना। हम लोग ये कहते हैं कि सरदार जी के 100 रुपए करी के मानेंगे क्या? ये अक्सर बात होती थी पराग जी, चाहे आप बात करें चाहे हम शहरी बात करें, ये बात होती थी जब कानून ये बना रहे थे। सबकी ये बात की उछाल चढ़ाव जैसा रहा इनका, जो भी इन मामला किए हमने उस समय भी अनुरोध किया था। कह रहे हैं मैच्योरिटी में हम, ठीक है बिल्कुल आइए, बिल्कुल बात करिए। अब तो कई बार बुला चुके हैं बात करने की सर्वदलीय बैठक में। इनके नेता आते कहाँ है? ना प्रियंका गांधी आएंगी, ना राहुल आएंगे, ना सोनिया जी आएंगे, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आएगा। आप बताइए, आप कई बार बुलाते हैं, क्या ये बात करिए आके हिंदुस्तान के अवाम के लिए बात करते हैं? जो आपने कानून बनाया उस पर विचार विमर्श करते नहीं आते साहब। ये सिर्फ दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है गैस सिलेंडर उठा के साथ चल रहे थे, प्रधानमंत्री जी पेट्रोल के बारे में कह रहे थे, बैलगाड़ी से चल रहे थे। अरे आप, हम चल रहे थे, इसीलिए चल रहे थे, हमें मालूम था ये होने वाला है, जब भी हम ये सब कर रहे थे। आप आइए, बात क्यों नहीं कर रहे हैं हमसे? आप बात करिए, हम आपको बुला रहे हैं बार बार। देखिए पराग जी, लोग बात करने को तैयार नहीं है। हमने अपनी वालदाओं बहनों के लिए, जब 200 रुपए हम दाल खाते थे तो ये कहते थे चिकन खा लिए 60 रुपए 70 रुपए किलो बिकता है, तो ये वेजिटेरियन को भी नॉनवेज खिलाने की कोशिश करते थे। कैसी कांग्रेस वाले बात करते हैं भाई? हमने 200 रुपए में, आपके सामने की बात है पराग जी, आपने चलाए 200 रुपए में दाल बिका करती थी। क्या आपके जमाने में, हमारे वक्त में 200 रुपए दाल है क्या? नहीं। 70 रुपए, 80 रुपए में क्या चीनी है? नहीं, 80 रुपए में चीनी है। हमने जो चीजें हमारे बस में है, जो सरकार के कंट्रोल में है, वो सरकार बराबर काम कर रही है। और बराबर हमारा प्रयास रहता है कि जिस तरह से भी जो और अदर चीजें हैं, प्याज कहीं कहीं 50 रुपए पहुंच गए, लेकिन हम 20 रुपए में भी उसको ले आए थे। 10 रुपए पे आज की तारीख में 8 रुपए आलू बिक रहा है, जो 40-50 रुपए में बिक गया था। हमने कहा तो उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे, उससे हमने कर लिया। ठीक है, प्याज की नई खेप आ रही हुई, 20 रुपए में फिर से प्याज आ जाएगी, 18 रुपए में आ जाएगी। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जहां पे काबू करने की बात है, आवाम को हम राहत देते हैं, आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं। ये एक उपलब्धि अपनी बता दें, 65 साल की हमने ये उपलब्धि है, ये तो बेच के गए। हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, उस बात को मुझे बार बार दिक्कत तो यही है ना कि सब अपनी उपलब्धि बताते हैं, खामी और कमियां कोई नहीं गिनाता, जैसे आप भी अपने यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। अगर कमी है पराग जी, कमी है तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, बताइए ना कमी है। जब प्याज 20 रुपए किलो थी तब थी, लेकिन अब 50 है, तो उसका भी तो कोई इलाज होगा ना? कैसे महंगाई कम होगी और कैसे सर प्याज इलाज है जी? एक हफ्ते प्याज एक ऐसी वस्तु है जो हर सब्जी में पड़ती है सर। पराग जी,
एक हफ्ते में 20 रुपए फिर आ जाएगी प्याज। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो 50 रुपए में आलू था, 8 रुपए 9 रुपए में आलू आज की तारीख में हम ले आए हैं। ये हालात है। देखिए हमने काबू भी किया इसको भी। ठीक है अभिषेक जी, 40 रुपए के ऊपर शक्कर नहीं हो पाई जो 80 रुपए में बिकती थी। अब उस पर हमें नहीं कहेंगे सराहना हमारी आप नहीं करेंगे, बताइए मुझे आप हमारी सरकार की। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा नियम कानून में हम ला रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो योजना, जो पैसा हमें बच रहा है, हमारी सरकार को बच रहा है, चाहे वालदाओं बहनों के लिए, चाहे अब इज्जत घर हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जनधन हो, हम तो आवाम को जो पैसा बच रहा है अपनी वालदाओं बहनों को वापस कर रहे हैं हम। क्या कांग्रेस ने कभी वालदाओं बहनों को कोई पैसा वापस किया, कोई स्कीम के अंतर्गत दिया? नहीं दिया है। हम तो कहते हैं जो 4 पैसे हमारे टैक्स से बच रहे हैं, हम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं आपको। ठीक है, पेट्रोल पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ फरवरी में 10 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और पिछले 1 साल की अगर मैं बात कर दूं तो 18 रुपया पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है प्रति लीटर के हिसाब से। महाराज जी वही बात घूम फिर के फिर आ जा रही है। हमने कहा था, हम चिल्ला रहे थे, इसी तरीके मार्केट को छोड़ के गए हैं, ये हवाले करके गए हैं, यही हालात रहे। आइए हमसे बात करिए, फिर हम कह रहे हैं आइए बात करिए उस काले कानून को, आइए समाप्त करने की कोशिश करते हैं। आइए तो बात तो करिए, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पराग जी इस बात को समझिए। आप भाग रहे हैं, सिर्फ हुल्लड़ हंगामा कर रहे हैं। इनका भाई बहन के जब पिकनिक का मूड होता है तब भाई बहन पिकनिक के लिए खाली निकल आते हैं, कानून की बात नहीं करते हैं, आवाम की बात नहीं करते हैं, आवाम की बात करें। आप इससे कांग्रेस किसी नेता से ये पूछ लिए इस काले कानून को बनाने की आपको जरूरत क्या थी? मार्केट के हवाले एलपीजी, आपको पेट्रोल और गैस की सब सारी जो सुविधाएं हैं समय जो दे के गए हैं, कमर्शियल करके गए हैं, ये क्यों करके गए हैं? इनके पास कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। क्या ये वो जो उद्योगपतियों के हाथ जिनके ये दाम लेते हैं बार बार, कौन उनके हाथ बेच के गया है? ये भारतीय जनता पार्टी से इल्जाम देना जानते हैं, ये नहीं बताते हैं उन अमीरों को ये और अमीर बना के गए हैं। तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे ये? ठीक है अभिषेक जी, पार्टी के ठीक है अभिषेक जी। जी पराग जी, अभिषेक जी कई सारे सवाल आपके ऊपर ही उल्टा दाग रहे हैं वो। हेलो, नहीं पराग जी, क्योंकि मेरा फोन कट चुका था तो मैं इनकी बातों को सुन ना पाया। अगर आप प्रश्न दोहरा देंगे तो मुझे समझ बताने में आसानी रहेगी। अभिषेक जी वो कह रहे हैं कि देखिए सब अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, कमियां कोई नहीं गिनाता। जैसे आपने अपनी उपलब्धि गिनाई थी वैसे ही वो अपनी उपलब्धि गिना रही हैं और कमियां सिर्फ आपकी निकाल रहे हैं कि यूपीए सरकार में ऐसा हुआ तो उसके बाद हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा। लगातार आपके कानून को काला कानून कह रहे हैं। तो जो जितनी भी बातें हैं वो सारी आपके ऊपर है, आपकी सरकार के ऊपर है। नहीं पराग जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप काला कानून बता रहे हैं। जब पेट्रोल के दाम सस्ते थे, क्रूड ऑयल के दाम सस्ते थे, तब आपने उसको महंगे में क्यों बेचा? आप सिर्फ ये बता दीजिए। आप मार्केट, हमने तो मार्केट बेच दिया था, आपने तब क्यों नहीं सस्ते में दिया था? सिर्फ इस बात का जवाब आप मुझे दिलवा दीजिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, मुझे नहीं बात, अभी ये अपनी उपलब्धियां बता रहे, कौन सी ऐसी उपलब्धि? अगर आप हमारे ऊपर लेकर के चल रहे हैं, हम इसको काला कानून बता रहे हैं कि किसान बिल को हम काला कानून बता रहे हैं, तो आप उसको वापस ले लीजिए ना। आप उसको वापस लीजिए। हमने तो नहीं पास किया था ना, हमने तो पास नहीं किया था, आपने तो पास कर दिया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के। ठीक, और आप देखिए, क्योंकि सिर्फ इनको अपना काम करना होता, बाकी किसी से जनता से कोई मतलब नहीं। जनता को ठग करके इन्होंने वोट ले लिया है, तो अब वोट का काम क्या करना है? इनको अपने पूंजीपतियों के लिए काम करना है बस। उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। आप एक काम गिना दिए जो इन्होंने जनता के लिए कर दिया हुआ है। वही कांग्रेस पार्टी के पुराने कामों को इन्होंने नया ब्रांड बना करके, नया पैकेजिंग करके इन्होंने मार्केट में उतार दिया है। कोई काम इनके पास कहने के लिए नहीं है। आज देश त्राही कर रहा है, देश के पास फंड नहीं बचा। इन्होंने एशियन बैंक से तो कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से तो कर्जा लिया, आरबीआई से तो कर्जा लिया। कोरोना काल में लोगों के पास चीजें पहुंची नहीं, सिर्फ पहुंची किसके पास? सिर्फ इनके अपने लोगों के पास। आप पीएम फंड का ऑडिट करा नहीं सकते, क्यों नहीं करा सकते भाई? हम तो खुला कहते हैं, आपको दो फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई पीएम रिलीफ फंड में? आप बताइए। ठीक है कंवर जी, जवाब लूंगा इससे, लेकिन उससे पहले राम प्रताप जी। ठीक है अभिषेक जी आपके सवालों को जवाब में लूंगा कंवर जी से, लेकिन राम प्रताप सिंह जी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तब पेट्रोल डीजल के भाव नहीं गिरते हैं, लेकिन जब बढ़ती हैं तो बढ़ जाते हैं।
मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, अभी तक मैंने जो भी मुद्दे इस डिबेट में उठाए, बीजेपी के प्रवक्ता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो शायद इस समाजवादी पार्टी को कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी समझते ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो कुछ भी कह रहे हैं सिर्फ कांग्रेस की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि यही सवाल मैंने पूछा जो आप कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक हो गया और 50% ऑफ द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज टैक्स कंपोनेंट, तो वो तो सरकार के हाथ से हो सकता है ना कि वो जब कभी उनको लगे कि प्राइस एक हद से ज्यादा बढ़ रहा है तो टैक्स थोड़े दिन के लिए रिलीफ दे दिया जाए। तो इनको मतलब जेन्युइनली अगर अपने इलेक्टोरेट और अपने देश के गरीब लोगों की चिंता है तो उसका जवाब दें। ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। तो इसका जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है कंवर जी, बहुत जल्दी इसके बाद जय का हम रुख करेंगे। कंवर जी जवाब दीजिए। देखिए, जो टैक्सेस आते हैं हमारे पास उससे हम सैलरी भी देते हैं, उससे योजनाओं का लाभ देते हैं। कांग्रेस फिर वही बात आ जाएगी, मैं उस बात को कहूंगा क्या जनधन योजना के बारे में कांग्रेस सोच सकती थी? जनधन के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है, उज्ज्वला गैस योजना के बारे में कभी नहीं सोचा कि कभी सोचा हो। हमने इज्जत घर के जो दिया, इज्जत घर के बारे में कभी नहीं सोचा। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो टैक्सेस से, बिल्कुल सही बात है, टैक्सेस मिलता तभी योजनाएं होती, लेकिन उस योजनाओं का लाभ जो टैक्सेस हमारे पास आ रहे हैं उसी से देश चलता, उसी से योजनाएं चलती हैं। इस बात पे पराग जी काबिलात ना जो बातचीत है वो ये है कि जो टैक्सेस होते हैं उसी से सैलरी निकलती है, उसी से योजनाएं होती हैं, उसी से लोगों को, आखिरी खड़ी व्यक्ति को लाभ मिलता है। अगर हमारे पास टैक्सेस आ रहे हैं तो उस योजनाओं से हम उनको लाभ भी दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि टैक्सेस जो मिलता हो तो खा लिया था, बंदरबाट कर लिया था अपनी पार्टियों के अंदर? तो उस टैक्सेस से अगर योजनाओं को हम लाभ दे रहे हैं तो क्या ये हमारी बड़ी उपलब्धि नहीं है? मैंने टैक्सेस का आपको मैंने जवाब दे दिया। और दूसरी बात क्या जाते हैं कि राज्य सरकारें, इनसे ये पूछना चाहिए जहां जहां राज्य सरकारें कांग्रेस की हैं उन्होंने क्या पब्लिक को, आवाम को क्या राहत दी है? जब कांग्रेस बना के गई है, कांग्रेस ने 65 साल तक राज किया है, तो कांग्रेस से ही हम सवाल पूछेंगे। इस बात को आप समझिए। कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस से समाजवादी कहां से आ गई? समाजवादी तो परिवार की पार्टी है भाई, पार्टी की बात क्या करना, इसका जिक्र क्या करना? वो तो फाइटर लड़ लेते हैं, मुख्यमंत्री खड़े होकर स्टेज पर लड़ लेते हैं, वालिद को कुर्सी से हटा देते हैं, चाचा को बर्खास्त कर देते हैं। उनकी बात करने से आपको क्या फायदा है? उनकी बात करने, वो तो किसानों कर्जदार बना के गए। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सत्ता में तो आप जवाब नहीं देंगे सर। वो विपक्ष में सवाल पूछना या फिर अपने मुद्दों को उठाना उनका अधिकार है। लार्जेस्ट ऑपोजिशन है समाजवादी पार्टी, वो क्यों नहीं सवाल उठाएंगे सर? वो पराग जी, इस बात को मानना पड़ेगा, जब समाजवादी सरकार थी तो आपने खुद दिखाया है कि बुंदेलखंड में घास की रोटी किसान भाई खाते थे, कि ये समाजवादी की उपलब्धि थी। हमारी पहली कैबिनेट आई, 86 लाख किसानों का हमने 1-1 लाख रुपया कर्जा माफ किया। क्या 15 साल समाजवादी सरकार करने के बाद? लेकिन सर यहाँ तो रोटी पकाने के लिए रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं ना, तो रोटी भी कैसे पकेगी? उत्तर प्रदेश से किसानों को कर्जदार बना के गए थे, 86 लाख किसानों को 1 लाख रुपया कर्जा हमने माफ किया। ये किसकी सरकार थी? बाप बेटे ने 15 साल इस प्रदेश को चलाया है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा कहलाता है उत्तर प्रदेश। क्या एक ही परिवार 36 लाल बत्ती गाड़ियां रहती थी, उड़ के गए? अरे भाई, इनकी क्या बात करना, ये तो परिवारवाद है। परिवारवाद ने प्रदेश को लूटा है, गलत कर्जदार बना के गए। ठीक है, एक बार जय का हम रुख कर लेते हैं। ठीक है जय आपने सुना। देखिए, सवाल तो समाजवादी पार्टी भी पूछेगी, कांग्रेस पार्टी पूछेगी, आम जनता पूछेगी, आपके साथ जो महिलाएं खड़ी हैं वो भी पूछेंगी, जवाब भी देना पड़ेगा कंवर जी को। लेकिन सवाल वही है कि जब कंवर जी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय जब सरकार थी तब घास की रोटी खाते थे लोग, लेकिन अब तो रोटी पकाने के लिए रसोई गैस भी महंगी हो गई है। जय, बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई इस वक्त की अगर बात करें तो काफ़ी चरम पर है। अगर हम पेट्रोल के दामों की बात करें तो लगभग 90 पहुंच रहे हैं अगर हम उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की बात करें, और वहीं डीजल की दाम की बात करें तो वो भी लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच रहे हैं। ऐसे में हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृहिणियां हो, चाहे वो आम आदमी हो, हर व्यक्ति इससे परेशान जरूर दिखाई दे रहा है। वहीं इस वक्त आपको हमने सुनाया भी, जो गृहिणियां थी तमाम, उसमें वर्किंग लेडी भी थी, उनको भी तमाम समस्या हो रही है, किचन चलाना मुश्किल हो पा रहा है। जो चाहे वो केरोसिन, चाहे वो जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल के दाम भी काफी बढ़ चुके हैं, रिफाइंड के दाम काफी बढ़ चुके हैं, दाल के दाम काफी बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति इसमें राहत की उम्मीद जरूर लगाए बैठा है। अब हर आदमी की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस महंगाई से उनको कब तक राहत मिल पाती है और किस तरह से राहत मिलेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि देखा गया है कि बीते वर्ष जो कोरोना काल में निकल गया, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी छिन गई लोगों की,
अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो लोग अपनी पटरी पर आने लगे थे, उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी थी। ऐसे में इस महंगाई का जो एक तरह से जो तड़का लगा है या जो महंगाई की मार पड़ी है लोगों पर, वो लोग नहीं झेल पा रहे हैं। तो ऐसे में लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आखिर उनको इस महंगाई से किस तरह से और कब तक राहत मिल पाएगी। जी ठीक है कमर अली जी, देखिए बड़ा सवाल है महिलाओं का भी, क्योंकि जब रसोई का बजट बिगड़ता है तो घर का बजट बिगड़ना लाजमी है। और जाहिर तौर पर जब थाली में जायका लगाने के लिए प्याज टमाटर के दाम भी महंगे हो जाएं तो फिर कैसे थाली का स्वाद आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोटी पकाने के लिए भी गैस सिलेंडर खरीदना सर जरूरी है। और जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो कैसे लोग अपने ऑफिस जाएंगे, कैसे अपना व्यापार कर पाएंगे। पहले से ही किस तरीके से मार कोरोना काल के समय पड़ी, ये सबके सामने है, जग जाहिर है। कमर अली जी, देखिए पराग जी, कोरोना काल में हमने जितनी मदद हुई हमने करी और हम कर रहे हैं। लगभग 85 करोड़ लोगों को आज की तारीख में सरकारी राशन मिलता है। 85 करोड़ लोगों को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के लोगों को 85 करोड़, अब उस अंदाजा आप लगा लीजिए, उस आवाम का अंदाजा लगाइए, 85 करोड़ लोगों को बराबर हम राहत दे रहे हैं। 80 करोड़ लगभग जो है उज्ज्वला गैस योजना बटी है, आप जानते हैं। तो इस लगातार हम उस, आप जैसे हमारी हिंदुस्तान की आबादी आप जानते हैं कितनी है, उस आबादी को 75% लोगों तक योजनाओं का लाभ हम दे चुके हैं। 75% अगर आप कहेंगे योजनाओं का लाभ दे चुके हैं, गैस सिलेंडर हम दे चुके हैं, हमने अनाज फ्री, हम लगातार देखिए हम काम कर रहे हैं। और रही गरीबी, जहां तक ये सब सारी चीजें हुई ना, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। अभी कैबिनेट होने दीजिए पराग जी, उसमें भी बहुत सी चीजें फैसले आएंगे, उसमें आवाम के फैसले बहुत आएंगे। और जो भी प्रधानमंत्री जी से होगा उस आवाम के लिए, जो छूट गए हैं लोग, उनके लिए भी योजनाएं ला रहे हैं, अभी उनके लिए भी काम होगा। आप जानते हैं ये महामारी पूरी दुनिया के लिए थी, बहुत से देश खड़े आज भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन इतनी जनसंख्या होने के बाद कम संसाधनों में हमने जिस तरीके से काम किया है, इसकी पूरी दुनिया ने सराहना करी है। जिस तरह से हमने काम को किया है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी सराहना चाहे कोई चैनल वाले हो, चाहे आम शहरी हो, उन लोगों ने सबने करी है। इतने कम साधनों में हमने जिस तरह से आज कोविड की जिस तरह से दवा आ गई है, जिस तरह से लग रहे हैं, आपने देखा है, वो भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार निरंतर काम कर रही है। देखिए विपक्ष का काम है इल्जाम लगाने का, इनको इल्जाम लगाने दिए, हमारा काम है राहत देने का। सर ये इल्जाम नहीं है ना, यहाँ तो आम जनता सीधे सवाल आपसे पूछ रही है और अब विपक्ष ने भी मोर्चा संभाल लिया है आम जनता की आवाज को देखते हुए। और ये आप देख भी रहे हैं कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो विपक्ष कैसे मोर्चा संभालता है। किसान आंदोलन में भी आपने देखा। अब सवाल यह है कि जो विपक्ष के अब प्रदर्शन होंगे उनको आप कैसे निपटाएंगे, क्योंकि 20 फरवरी को मध्य प्रदेश में आधे दिन के बंद का ऐलान भी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। ऐसे ही प्रदर्शन अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिलेंगे, तो कैसे आप जवाब देंगे अब इन सब सवालों का? यही राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी इनको करना चाहिए ना, ये मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इनको राजस्थान में काम कर लेना चाहिए। मुझे लगता है बहुत मुनासिब होगा इनके लिए। सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है आज की तारीख में राजस्थान सरकार में है, कि सबसे पहले शुरुआत इनको वहां से पराग जी करना चाहिए, तो बहुत बेहतर होगा इस चीज के लिए। तो जनता आवाम की भी आंखें खुलेंगी, कैसे झोलझाली करके गई मध्य प्रदेश में काहे करने जा रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे आपका प्रदेश राजस्थान है, आप जाइए ना, पंजाब है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, छत्तीसगढ़ है, वहां भी धरना प्रदर्शन आप करिए, आवाम को बताइए ना कि आपने किस तरीके से ठगा है। आप मुद्दों पे आते नहीं है, आप छल की बात करके गए हैं, आप आवाम को बेच के गए हिंदुस्तान के, आपने वर्ल्ड बैंक के हाथ खुद हिंदुस्तान के आप लोगों को बेचा है। आप ये बताइए जब ये मुल्क आजाद हुआ पराग जी, क्या आप हम जो आम शहरी का कर्जदार था वर्ल्ड बैंक का, आप यकीन मानिए जब कांग्रेस सरकार गई है तो 53,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जदार था वर्ल्ड बैंक का, मालूम है आपको? जिसका लेना देना आपका मेरा नहीं है जिस बात से, 53,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार वर्ल्ड बैंक का। ये कितनी बड़ी बात है। क्या इस पे बैठ के बात करेंगे? नहीं बात करेंगे, इनको बात करना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का कर्जदार कौन बना के गया है? ठीक है, देहरादून को एक बार रुक कर लेते हैं। उत्तराखंड में क्या स्थिति है, कैसे लोगों के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। देहरादून से सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता, उनके साथ कुछ महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं। सुभाष, क्या कह रही है महिलाएं महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल, कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई को लेकर क्यों देखा जाता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है और घरेलू सामान वो लेती है। और कुछ महिलाएं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम नाम बता दीजिए। अच्छा, क्या है महंगाई को लेकर क्या देखती हैं आप? महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मोदी राज में कहा था उन्होंने बहुत सी महंगाई की भारत की मोदी सरकार, लेकिन उनके आने के बाद तो मुझे लगता है महंगाई जो है लगातार, चाहे आप रेलवे को ले लो, टिकट में ले लो, या फिर आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, नहीं तो हम लगता है 125 रुपये तक जो है वो दिसंबर माह से लेके अब तक बढ़े हैं। और इससे नेचुरल है कि हम गृहिणियों को बहुत हानि होगी, क्योंकि वो सीधा सीधा गैस सिलेंडर में हुआ तो हमारे बजट में जो है घर के जो बजट है उसमें उसका असर जाता है। आप बताइए आपको किस तरीके से लगता है? मैं संगीता से
अगर देखा जाए आज के मतलब देश में तो हर चीज में ही महंगाई हो गई, सिलेंडर को लेके, राशन को लेके, सब्जी को लेके, हर चीज में ही महंगाई है, जिससे हमें जो है घर में काफी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज में महंगाई, सिलेंडर देखो आप, सब्सिडी तो कम आ रही है और सिलेंडर अगर इसी तरह से महंगाई देखते रहे हम तो 1000 रुपये तक हो जाएगा। और क्या चीज लगता है आपको महत्वपूर्ण? पेट्रोल भी महंगा हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो नेचुरल है कि उसके संबंधित सारी चीज महंगे हो जाएंगे, जो यातायात है या उससे जो सामान हमारे बसों या ट्रक से जो हमारे आते हैं वो सारे सामान भी महंगे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उसका भी असर हम मतलब अपने वाहन से जाए या टिकट से जाए, हर चीज में हमें जो है महंगाई का ही सामना करना पड़ेगा। कुछ महिलाएं थी जिनका कहना है कि महंगाई का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा यदि किसी भी स्थिति में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो गैस की बात की जाए या फिर सब्जी या फिर पेट्रोलों के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि महंगाई जरूर बढ़ रही है लेकिन सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है। जी ठीक है सुभाष, आप मेरे साथ बने रहिए। कमर अली जी, आपने सुना सर देहरादून में महिलाएं भी किस तरह से परेशान है, रसोई गैस के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, इसके साथ ही अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो इस बात को गृहिणी भी कह रही हैं कि बाकी चीजें भी महंगी होंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, तमाम सारी चीजें सर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट करती हैं एक दूसरे को। यही जो वालदाएं बहनें हमारी कह रही, इसी चीज को हमने बराबर कहा था प्राची, इसी बात पे हमने धरने प्रदर्शन किए थे, इसी बात के ऊपर बात फिर खत्म हो जाती है आके, जहां शुरू होती वहीं खत्म हो जाती बात आके। हमें मालूम था कि ऐसा होगा। ये आइए काले कानून को खत्म करने की बात करते हैं, आइए बैठिए आके, क्यों नहीं बैठ रहे कांग्रेस के लोग? ये वालदाओं बहनों को तो मालूम है कानून कौन बना के गया है, मार्केट के हवाले कौन छोड़ के गया। क्या हमें अफसोस नहीं होते? मेरी वालदा मेरी बहनें कह रही। ठीक है कमर जी, कुल मिलाकर बात यह है कि आपके पास जवाब नहीं है, यही मालूम है? मेरे पास योजनाओं, मेरी बात सुनिए, टैक्स से जो पैसा बच रहा है हम वालदाओं बहनों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। ठीक है सर, समय की कमी है, चाहूंगा अभिषेक जी और राम जी से एक कमेंट हो जाए। अभिषेक जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता सिलेंडर लेकर बैठे थे सड़कों पर, आप भी कुछ करिए सर, आपकी भी जिम्मेदारी है। पराग जी, हमने बंद का आह्वान किया हुआ है और आप आज से लेकर के और आने वाले समय में आप देखेंगे हर एक मुद्दे पे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, हम हर एक मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। चाहे कैसी भी, जब तक ये सरकार अपने घुटने नहीं टेकेगी, तानाशाही सरकार बंद नहीं करेगी, तब तक हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही कमर अली जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, राम प्रताप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही हमारे संवाददाता जय शुक्ला और सुभाष गौर जुड़े। जय और सुभाष, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने सुना, महिलाओं को सुना, नेताओं को सुन लिया, और किस तरह से महंगाई की मार पड़ रही है आम जनता पर, या फिर गृहिणियां किस तरीके से परेशान है। ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे इस महंगाई पर लगाम लगेगी, क्योंकि सवाल सीधा सरकार से है, जाहिर तौर पर जवाब भी उन्हीं को देना है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। 2 महीने की अगर हम बात करें तो 175 रुपए तक घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं। अगर पेट्रोल डीजल की अब बात करें तो लगातार हर दिन इजाफा कुछ ना कुछ पैसे का जरूर होता जा रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि जल्द से जल्द इस महंगाई से आम जनता को राहत मिले, क्योंकि कोरोना काल में वैसे ही लोगों की कमर टूट चुकी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।